हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जैसे एसआई के एग्ज़ाम है, संविदा है, पटवारी है, इसके बाद फिर सीसेट या सीटेट की एग्ज़ाम होती है, या फिर इसके बाद पीसीएस होती है, पीएससी की एग्ज़ाम्स होती है। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी जरूर पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम एक ऐसा टॉपिक है जो आपको दैनिक जीवन में भी इसका आप प्रयोग करते हैं और हमारी एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। अब सर्वनाम को इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या होगी और इसके प्रकार क्या हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द होता है, तो सर्वनाम का यदि अर्थ देखा जाए, जो सर्वनाम होता है, तो सर्वनाम का यदि हम अर्थ निकालें तो इसका क्या हो जाएगा। तो सर्व का मतलब सभी और नाम मतलब नाम। तो सब नामों के स्थान पर क्या हो जाएगा, सब नामों या सब नाम के स्थान पर या सब नामों के स्थान पर। ठीक है, तो सभी नामों के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आ रहा समझ में। तो फिर इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो इसको आपको परिभाषित करके लिखना है या याद रखना है कि जब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि संज्ञा के बदले, ठीक है, तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। कैसे, तो जैसे हमने संज्ञा में आपको बताया था कि मोहन, श्याम, घनश्याम, सीता, गीता, इसके बाद पर्वत, पठार, नदियाँ, ये सब आपको बताए थे। अब हम इनका नाम नहीं लेंगे, तो हम इनके नाम के बदले इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो कैसे, तो हम मोहन ना बोलते बोलेंगे कि वह, फिर हम बोलेंगे कि ये, फिर इन्हें, उनको, उन्होंने, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, मैं, मुझको। इस प्रकार के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वह क्या हो जाता है, सर्वनाम होता है। तो जैसे हम देखते हैं, कुछ सर्वनाम मैं आपको बताता हूं। जैसे कुछ सर्वनाम हैं, ठीक है, तो जैसे हम किसी का नाम नहीं ले रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे, आप। क्या बोलेंगे, आप। फिर इसके बाद में फिर तुम्हारा बोल देंगे, फिर तुम्हारी बोल देंगे, फिर इसका तुम्हारे बोल देंगे, फिर इसके बाद बराबरी का है तो तू बोल देंगे, फिर इसके बाद में हमारा, हमारी भी लिख देंगे। यहाँ पर हम हमारा भी होता है, हमारी भी होता है, हमारे भी होता है। आ रहा समझ में। तो और भी बहुत सारे सर्वनाम हैं। तो ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम। तो इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो संज्ञा के बदले। तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने बताया आपको यहाँ पर सर्वनाम का अर्थ। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में सर्वनाम के प्रकार, तो अर्थ के आधार पर जो सर्वनाम होते हैं, अर्थ के आधार पर सर्वनाम, तो अर्थ के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसमें 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार देखिए इसका। तो पहला प्रकार आ जाता है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला प्रकार कौन सा होगा, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जब पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तो इसके भी 3 प्रकार होते हैं। तो इसके 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष। पहला हो जाता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, दूसरा हो जाता है मध्यम पुरुष
और इसके बाद फिर जो तीसरा होता है तो तीसरा हो जाएगा इसमें अन्य पुरुष, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे इसके 3 प्रकार हो जाते हैं फ्रेंड। फिर इसके बाद में दूसरा प्रकार कौन सा होता है, तो दूसरा प्रकार हो जाएगा इसमें निजवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और इसके बाद फिर छठवां प्रकार हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर इसके 6 प्रकार होते हैं, जो आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं। अब इसमें सबसे पहला प्रकार हम शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं। पहला प्रकार देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं फ्रेंड, तो देखिए इसमें तो पुरुषवाचक सर्वनाम का सीधा सा अर्थ होता है कि व्यक्तियों के नाम के बदले जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जब व्यक्तियों के बदले, या सीधा सा आप अर्थ याद रखें कि व्यक्तियों के नाम के बदले, व्यक्तियों के नाम के बदले, व्यक्तियों के नाम के बदले जिन सर्वनाम का या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आ रहा समझ में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो वह सर्वनाम होता है जो व्यक्तियों के नाम के बदले प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें कैसे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो हम यह, वह, मैं, मुझे, मुझको, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमको, हम, हमको, हमारा, हमारी, इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं। तो ये जो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी फिर 3 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 प्रकार होते हैं। तो देखिए इसमें 3 प्रकार इसके कौन कौन से हो जाते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है फ्रेंड, इसके 3 प्रकार होते हैं। तो इसके 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें। तो पहला प्रकार हो जाता है यहाँ पर उत्तम पुरुष। क्या हो जाता है पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या हो जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा हो जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऐसे इसके 3 प्रकार हो जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसमें हम पहला प्रकार शुरू कर रहे हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब इसमें देखिए यहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला प्रकार हम शुरू कर रहे हैं उत्तम। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो बिल्कुल सरल शब्दों में आप याद रखना कि जब लेखक या वक्ता स्वयं से संबंध रखने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है, तो जब वक्ता या लेखक,
सुनने वालों या श्रोताओं लिख सकते हैं सीधा, ठीक है। तो जब वक्ता या लेखक श्रोताओं या पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाएगा? तो जब कोई भी वक्ता या कोई भी लेखक, तो अब देखिए फ्रेंड, इसमें पहला प्रकार, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका पहला प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए यहाँ पर इसका पहला प्रकार होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर उत्तम से मतलब क्या होता है। उत्तम का मतलब होता है कि जब कोई भी लेखक या वक्ता अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? तो इसका मतलब है सीधा सा कि जब कोई भी वक्ता या कोई भी लेखक अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई भी बोलने वाला, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मैं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करूंगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। या कोई भी लेखक है, तो कोई भी लेखक अपने खुद के लिए या अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि कोई भी लेखक हो या कोई भी वक्ता हो, तो अपने से संबंध रखने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब इसका उदाहरण क्या होगा? इसमें किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग करता है कोई भी वक्ता या लेखक? तो जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने लिए किस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगा? मैं अपने से संबंध रखने के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगा? तो मैं बोलूंगा कि मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करूंगा मैं। तो इस प्रकार के जब सर्वनाम का मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो यहां पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा मैं, मुझे, ठीक है, तो मैं, मुझे, मुझको, मैं, मुझे, मुझको, हम, हमने, ठीक है, हम, हमें, हमने, हमारा, हमारी, हमारी, हमारे। फिर इसके बाद में मेरा, मेरी भी आ जाएगा इसमें, मेरा, मेरी, मेरे आदि। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार के जब सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं, तो ये सर्वनाम क्या कहलाते हैं? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मैं किस प्रकार का सर्वनाम होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपको क्या बताना होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसमें। या किसी वाक्य के माध्यम से आपसे पूछा जाता है कि मैं बाजार जा रहा हूं, तो बताइए मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगर आपसे पूछे कि पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तब आपको बताना होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर यह पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला प्रकार समाप्त हुआ।
अब दूसरा प्रकार शुरू होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार होता है मध्यम, दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ये क्या होता है और किसे कहते हैं? तो जब कोई भी वक्ता या लेखक श्रोताओं मतलब सुनने वालों के लिए या पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आ रहा समझ में? तो जब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं हूँ वक्ता और आप है सुनने वाले, तो मैं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा क्या? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब मैं आपके लिए कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगा तो वे क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। तो इसमें कैसे आते हैं? जैसे तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारी, आप, आपको, ये ऐसे सर्वनाम शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जब वक्ता क्या हो जाएगा? तो जब वक्ता या लेखक, तो जब वक्ता या लेखक श्रोताओं, ठीक है, श्रोताओं या पढ़ने वालों, श्रोताओं या पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये क्या होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम? तो जब कोई भी वक्ता या कोई भी लेखक तो श्रोताओं के लिए या पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? वक्ता। तो कोई भी बोलने वाला कोई भी वक्ता हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो बोलने वाला होता है वह वक्ता कहलाता है और जो सुनता है उसे श्रोता कहते हैं। ऐसे अगर कोई लेखक किताबें लिखता है तो वह लेखक हुआ, फिर जो पढ़ेगा तो उसको पढ़ने वाला कहा जाएगा। तो वक्ता या लेखक पढ़ने वालों के लिए या सुनने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आ रहा समझ में? अब जैसे मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हुआ? वक्ता, और आप सुन रहे हैं तो आप क्या हुए? श्रोता। तो मैं आपके लिए अब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगा तो वही क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो उदाहरण देखिए इसका उदाहरण क्या होगा? तो इसका उदाहरण हो जाता है कि जैसे तुम, क्या हो जाएगा? जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, ठीक है, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, तुमको, तुम्हें, फिर इसके बाद में तुमको। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में आप, आपका, आप, आपका, आपकी, आपके, आदि, आपके, आदि। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम यहाँ पर किस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे आपके लिए। तो जो भी सुनता है या जो भी श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, पढ़ने वाला होता है, तो उसके लिए इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम है, तुम्हारा है, तुम्हें है, तुमको है, आप है, आपका है, आपके है, इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब सब बराबरी में बैठते हैं, तो जब दोस्त लोग बैठते हैं हम लोग सब बराबरी के, तो आपने देखा होगा कि आप अपने दोस्तों में किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? तू बोल देते हैं, बोलते हैं अपन। तो जो बराबरी के होते हैं उनके लिए हम तू शब्द का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो यहां पर तू भी क्या होगा? ये भी सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो जो भी बोलता है, तो बोलने वाला कोई भी हो वह क्या कहलाता है? वक्ता कहलाता है। और जो सुनने वाला होगा वह श्रोता कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो जो बोलने वाला श्रोताओं के लिए, सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो आप है यहाँ पर, तो आप किस प्रकार का सर्वनाम होता है? तो आपको ध्यान रखना है यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आ रहा समझ में? उल्टा पूछा जा सकता है कि बताइए जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वनाम आता है? तो 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे।
तो जो सही है वो आपको आंसर बताना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार समाप्त हुआ। अब इसके बाद में शुरू करते हैं तीसरा प्रकार। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा प्रकार आता है, तीसरा प्रकार आता है यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ये किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें तो पहला हमने बताया था आपको उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या हुआ था कि वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है। फिर इसके बाद में मध्यम में क्या हुआ था, तो श्रोताओं के लिए, सुनने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो गया अन्य पुरुष में, तो अन्य पुरुष में यहाँ पर वक्ता और श्रोता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जब वक्ता या लेखक या श्रोताओं, ठीक है, श्रोताओं, तो जब वक्ता या लेखक श्रोताओं के अलावा, ठीक है, जब वक्ता या लेखक श्रोताओं या पढ़ने वालों के अलावा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो जब कोई भी वक्ता होगा, तो कोई भी वक्ता या लेखक अब सुनने वालों के अलावा या पढ़ने वालों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, पढ़ने वालों के अलावा। ठीक है, तो पढ़ने वालों के अलावा मतलब जो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको छोड़कर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए इसमें तो जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके कुछ उदाहरण है जो आपको याद रखना होगा। तो इसमें कैसा होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में तो सुनने वालों के अलावा या पढ़ने वालों के अलावा जिन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे हम, तो कैसे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, जैसे हमने बोला कि वे, इसके बाद में उन्हें, उनको, फिर इसके बाद में उन्होंने, उनको, उन्होंने आदि। तो ये जो सर्वनाम होते हैं ये किस प्रकार के सर्वनाम हैं, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि सुनने वालों के अलावा या पढ़ने वालों के अलावा जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पर उन्होंने में कौन सा सर्वनाम है, तो आपको पहला याद रखना होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर पहला प्रकार सर्वनाम का समाप्त हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर समाप्त होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार यहाँ पर समाप्त हुए। अब इसके बाद में सर्वनाम का दूसरा प्रकार देखिए, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, अब निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो निजवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जब वक्ता या लेखक खुद के लिए, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो जब कोई भी वक्ता, तो जब वक्ता या लेखक
स्वयं के लिए, स्वयं या खुद के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम, जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी वक्ता है या लेखक है वह अपने लिए या स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो वहां पर यह निजवाचक सर्वनाम होगा। तो फिर इससे पहले क्या हुआ, तो इससे पहले जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम था तो उसमें भी तो यही हुआ था। नहीं, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तो उसमें कोई भी वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने वाले शब्दों का प्रयोग करता है, और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कोई भी वक्ता या लेखक स्वयं के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है। आ रहा समझ में, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ तो उससे जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके कुछ उदाहरण देखिए। उदाहरण, तो उदाहरण में आता है जैसे हमने यहाँ पर बोला कि स्वयं, तो स्वयं में किस प्रकार का सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। फिर इसके बाद में अपने आप, अपने आप, तो ये अपने आप में किस प्रकार का सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। फिर इसके बाद खुद, खुद ये किस प्रकार का सर्वनाम है, निजवाचक। फिर इसके बाद में स्वतः, स्वतः, तो इस प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जब कोई भी वक्ता या लेखक अपने खुद के लिए या स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है या जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको एक वाक्य यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। तो हम ये कहें कि मैं अपने आप ही चला आया था, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि मैं अपने आप ही चला आया था, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। आ रहा समझ में, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला प्रकार देखिए। तो सर्वनाम का अगला प्रकार आ जाता है तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा प्रकार होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, तो इसमें सीधी सी बात होती है कि जब वक्ता के पास या दूर की वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सरल भाषा में आप इसे याद रखिएगा कि जब या जिन सर्वनाम से या जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता के पास या दूर की वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो कैसे, तो देखिए इसमें आगे। तो जिन सर्वनाम शब्दों से या जिन सर्वनाम से, तो जिन सर्वनामों से, ठीक है, जिन सर्वनामों से वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, तो वक्ता के पास, वक्ता के पास या दूर की, पास या दूर की वस्तुओं, पास या दूर की वस्तुओं के निश्चित होने का बोध होता है, के निश्चित होने का बोध होता है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा। इसका मतलब क्या हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम का, तो इसमें हम देखते हैं कि जिन सर्वनामों से वक्ता के पास या दूर की वस्तु होगी तो उसके निश्चित होने का बोध होगा तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जब भी वक्ता कुछ शब्दों का प्रयोग करेगा तो उससे यह पता चलेगा कि वस्तु निश्चित है। आ रहा समझ में, तो कोई भी वस्तु होगी, चाहे वो दूर की वस्तु हो चाहे पास की वस्तु हो, तो जब इन सर्वनामों का प्रयोग करेगा तो उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वस्तु निश्चित है। आ रहा समझ में, तो ऐसे सर्वनाम को हम निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अब इसके मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पर
तो यहां पर जो वक्ता होगा तो कुछ शब्दों का प्रयोग करेगा जो दूर की वस्तुओं के लिए होगा, दूर की वस्तुओं के लिए। तो जब कोई भी वक्ता दूर की वस्तुओं के लिए सर्वनाम का प्रयोग करेगा, तो जब कोई भी वस्तु दूर होगी परंतु निश्चित है, तो उनके लिए किस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा? तो यहां पर कहा जाएगा कि वे, वह, वे, वह, उन्हें, उनको, ठीक है, आदि। तो वे, वह, उन्हें, उनको, तो ये किस प्रकार के सर्वनाम हैं? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि निश्चित है। तो ये तो हो गए दूर के लिए। अब इसके बाद में पास के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है? पास के लिए, तो जो पास में कोई भी वस्तु होती है या व्यक्ति होता है, तो उसके लिए किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? तो जैसे ये, यह, ये, इन्हें, इनको, इन्होंने, इस प्रकार के जब सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर ये कौन सा सर्वनाम हो जाता है? तो वहां पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये तीसरा प्रकार यहां पर समाप्त हो जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, ये लड़के पढ़ रहे हैं। अब ये लड़के पढ़ रहे हैं, तो बताइए इसमें ये में कौन सा सर्वनाम होगा? तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो क्यों बताएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम? क्योंकि हमें इस सर्वनाम से निश्चित होने का बोध हो रहा है कि हाँ, पक्के में बच्चे बैठे हैं, ठीक है। तो ये इसका तीसरा प्रकार यहां पर समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला प्रकार। अगला प्रकार आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो चौथा प्रकार होता है सर्वनाम का, वह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? देखिए, तो अनिश्चय में क्या होगा कि इसमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के निश्चित होने का बोध नहीं होगा। अब वह चाहे पास की वस्तु हो चाहे दूर की हो। आ रहा समझ में? तो सरल भाषा में आप याद रखें कि जिन सर्वनामों से वस्तु के निश्चित होने का बोध नहीं होता, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जिन सर्वनामों से वक्ता के, जिन सर्वनामों से सीधा लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि वक्ता लिखे बार बार। तो जिन सर्वनामों से वस्तुओं के निश्चित होने का बोध, वस्तुओं के निश्चित होने का बोध नहीं होता, निश्चित होने का बोध नहीं होता है, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से हमें वस्तुओं के निश्चित होने का बोध नहीं होगा, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आ रहा समझ में? तो अब इसमें किस प्रकार के सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं? तो इसका उदाहरण देखिए। इसमें कुछ सर्वनाम आते हैं कि जैसे, तो इसमें कुछ सर्वनाम होते हैं कि जैसे हमने बोला कि कोई, हमने बोला यहाँ पर कोई, इसके बाद फिर कुछ, ठीक है। तो कोई और कुछ, ये कैसे सर्वनाम हैं? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, क्योंकि इनसे हमें वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता। हमें इन सर्वनामों से व्यक्ति की निश्चितता का बोध नहीं होता, इसलिए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो एग्जाम में आपको ये दे दिया जाएगा कि कोई जा रहा है, तो बताइए कोई जा रहा में किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। तो आपको क्या बताना होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई जा रहा है मतलब कौन? कुछ भी निश्चित नहीं है। आ रहा समझ में? तो इसलिए इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। फिर इसके बाद में हम बोलें कि कुछ, तो कुछ चीजें रखी है। तो कुछ चीजें रखी मतलब कितनी चीजें? कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कौन सी चीज रखी है यह भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह सर्वनाम का चौथा प्रकार भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला पांचवा प्रकार, अगला आ जाता है पांचवा प्रकार। तो पांचवा प्रकार हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। और जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है ये क्या होता है देखिए इसमें, तो संबंधवाचक सर्वनाम का सीधा सा मतलब है कि जो संबंध स्थापित करता है। तो वे सर्वनाम जो प्रधान वाक्यों का या मुख्य वाक्यों का संबंध आश्रित वाक्यों से स्थापित करते हैं तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आ रहा समझ में, ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे, तो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रधान वाक्यों, प्रधान या प्रमुख या मुख्य प्रधान वाक्यों का संबंध, प्रधान वाक्यों का संबंध आश्रित वाक्यों से, तो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रधान वाक्यों का संबंध आश्रित वाक्यों से स्थापित किया जाता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस सर्वनाम में क्या होगा, तो इस सर्वनाम में हम देखते हैं कि जो प्रधान वाक्य होंगे या मुख्य वाक्य होंगे तो उन मुख्य वाक्यों का संबंध वाक्य के जो आश्रित वाक्य होते हैं, ठीक है, तो जो आश्रित वाक्य होते हैं उनसे संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये कैसे हो गया, तो इसमें हम देखेंगे कि ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जो प्रधान वाक्य होते हैं या जो मुख्य वाक्य होते हैं तो उन मुख्य वाक्यों का संबंध अन्य आश्रित या जो आश्रित वाक्य होंगे उससे संबंध स्थापित करते हैं। तो ऐसे सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके मैं कुछ उदाहरण आपको समझाता हूं तो जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो इसके उदाहरण आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के। तो कैसे सर्वनाम होते हैं इसमें, जैसे हमने लिखा कि जैसा, जैसा वैसा। अब आ रहा समझ में आपको कैसे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे इसमें, जैसा वैसा। अब तो जल्दी समझ गए होंगे आप। तो जैसा वैसा, फिर इसके बाद में जैसी वैसी, जैसी वैसी, फिर इसके बाद में ज्यों त्यों, ज्यों त्यों। आ रहा समझ में, फिर इसके बाद में जेते तेते, जेते तेते। आ रहा समझ में, आदि, आदि अपन लिख देते तो आदि में सब आ गए फिर और भी आदि। तो इसमें हम देखेंगे कि इस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है किसमें, संबंधवाचक सर्वनाम में। तो ये जो सर्वनाम होते हैं ये क्या करते हैं, मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं किससे, आश्रित वाक्यों से, या मुख्य वाक्य का संबंध आश्रित वाक्यों से स्थापित करते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से हम जानते हैं। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं, देखिए यहाँ पर, जब आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, ठीक है, मनुष्य जैसा, तो मनुष्य जैसा कर्म करता है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त करता है या वैसा फल पाता है, ठीक है। तो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। तो अब इसमें प्रधान वाक्य क्या हुआ, तो मनुष्य जैसा कर्म करता है, ये क्या हुआ, प्रधान वाक्य हुआ। और इस पर आश्रित वाक्य क्या हुआ, तो आश्रित वाक्य हुआ कि फल पाता है। आ रहा समझ में, तो यहां पर प्रधान वाक्य कि मनुष्य जैसा कर्म करता है यह प्रधान वाक्य होता है और आश्रित वाक्य क्या है, फल पाता है। तो इन दोनों में संबंध बताने का कार्य कौन कर रहे हैं, तो इनमें संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं यहां पर जैसा और वैसा। तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाता है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर जैसी करनी वैसी भरनी,
तो जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब क्या हुआ कि यहां पर हमने बोला कि जैसी करनी, तो ये क्या हुआ, प्रधान वाक्य हुआ, और आश्रित क्या हुआ, वैसी भरनी, वैसी भरनी। तो इन दोनों के बीच में संबंध बताया जा रहा है। तो प्रधान वाक्यों का संबंध आश्रित वाक्यों से संबंध बताने का कार्य ये सर्वनाम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है लास्ट प्रकार या आखिरी प्रकार आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अगला देखिए, इसमें छठवां प्रकार आता है सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न करने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, या जिन सर्वनामों से प्रश्न किया जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्न करने के लिए किया जाता है, किया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये वे सर्वनाम होते हैं जिससे हमें प्रश्न करने का बोध होता है या प्रश्न करने के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे सर्वनाम को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से सर्वनामों का हम प्रयोग करेंगे, तो बहुत सारे इसमें आते हैं कि जैसे, जैसे क्या, कौन, क्या, कौन, ठीक है, क्या, कौन, कैसे, कैसी, कैसा, ठीक है, कितना, कितना, ठीक है, कितना आदि, और भी बहुत सारे सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो ये सब किस प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इनसे हमें किसके बारे में पता चलता है, तो इससे हमें प्रश्न करने के बारे में पता चलता है। आ रहा समझ में। तो अब मैं एक इसका उदाहरण जैसे आपको बता दूं कभी कि आपका नाम क्या है, ठीक है, मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो इसमें कौन सा प्रश्न, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, यहां पर ये क्या, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। फिर मैंने बोला कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कौन सी क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सर्वनाम भी समाप्त हो जाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए मोहन के घर कौन कौन है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा, तो आपको बताना होगा कौन कौन। आ रहा समझ में। तो ऐसे जो 6 प्रकार हमने पढ़े हैं, तो 6 प्रकार में से किसी का भी सर्वनाम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार आज की हमारी यह क्लास समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।